हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल और मजे में सारे प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो। सो आई एम सोनाली फ्रॉम लर्नो हब, अ फ्री लर्निंग प्लेटफॉर्म जहां आप पढ़ सकते हो मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी, वो भी एब्सोल्युटली फ्री एट learnohub.com। तो चलो एवरीवन, हो जाओ तैयार। आज हम करेंगे एनसीईआरटी सॉल्यूशन ऑफ ग्रेड 12 चैप्टर 4 जो कि हमारा डिटरमिनेंट्स, और इसके अंदर हम करने जा रहे हैं सॉल्व एक्सरसाइज 4.6 के क्वेश्चन 1 to 7। इसके पहले के सारे एक्सरसाइजेस वी हैव डन इन द लास्ट वीडियो, सो प्लीज रेफर टू दोज। और आई एम श्योर कि अब तक तो आपने इसका वन शॉट वीडियो अच्छे से देख के समझ लिया होगा। सो अगर कोई भी कंफ्यूजन अभी भी लग रहा है देन यू कैन जस्ट वॉच दैट वन शॉट वीडियो। और आज के लिए करेक्ट, गेट रेडी विथ योर पेन एंड पेपर सो दैट वी ऑल कैन सॉल्व टुगेदर। और ये रहा हमारा आज का सबसे पहला क्वेश्चन। लेट्स सी इसमें हमें करना क्या है। एग्जामिन द कंसिस्टेंसी ऑफ द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस। देखो यहाँ पे दो नई चीजें हैं, नई नहीं है, अगर आपने पढ़ लिया। अगर भूल गए हो तो जस्ट आई विल जस्ट गिव यू अ रिकैप सो दैट आपको सारा कुछ याद आ जाए। देखो सबसे पहला है सिस्टम ऑफ इक्वेशन। क्या मतलब है? इक्वेशन तो आप यू ऑल नो कि क्या होता है। अगर मैं इसको बोलूं सेपरेटली तो क्या है? दिस इज एन इक्वेशन, करेक्ट। दिस इज ऑल्सो एन इक्वेशन। बट जब दोनों इक्वेशन को हमने साथ में रख लिया है टू सॉल्व, तो उसको हम क्या कहेंगे? सिस्टम ऑफ इक्वेशन। तो दैट मीन्स यही है हमारा सिस्टम ऑफ इक्वेशन। जब भी हमारे पास मोर देन वन इक्वेशन होते हैं तो हम उसे साथ में कह देते हैं सिस्टम ऑफ इक्वेशंस। क्लियर? चलो अब इसके बारे में हम बात कर रहे हैं कंसिस्टेंसी के बारे में। तो कंसिस्टेंसी से रिलेटेड एक और वर्ड है इनकंसिस्टेंट। दैट मीन्स हम सिस्टम के बारे में कहते हैं कि सिस्टम जो है हमारा कंसिस्टेंट है इफ वी हैव द सोल्यूशन फॉर दैट पर्टिकुलर सिस्टम ऑफ इक्वेशन। और अगर हमारे पास सोल्यूशन नहीं है फॉर दैट सिस्टम ऑफ इक्वेशन के लिए तो हम कहते हैं कि सिस्टम इज इनकंसिस्टेंट। सो सिंपल, जस्ट सी। देखो एक तो है कंसिस्टेंट, दैट मीन्स हमारे पास जब सोल्यूशन होगा, अगर हमारे पास एक सिस्टम ऑफ इक्वेशन का सोल्यूशन निकल के आ रहा है दैट मीन्स क्या मतलब है कि यहाँ x और y की वैल्यू ही निकालनी है। सोल्यूशन ऑफ द सिस्टम ऑफ इक्वेशन मींस क्या? जो भी इसमें अननोन है उसके हमारे पास वैल्यू होनी चाहिए। तो अगर हमारे पास x एंड y की वैल्यू मिल रही है तो उसे हम कहते हैं कि सिस्टम इज कंसिस्टेंट बिकॉज इट इज गिविंग यू द सोल्यूशन। और जब हमारे पास सोल्यूशन नहीं होता है, नो सोल्यूशन है, तो हम इसको कहते हैं कि ये जो है हमारा सिस्टम इनकंसिस्टेंट है। क्लियर? अब देखो सोल्यूशन जब आता है तो इसमें दो बातें आती है सामने। एक तो है कि यहाँ पे सोल्यूशन जो होगा वो यूनिक सोल्यूशन हो जाए। यूनिक सोल्यूशन का क्या मतलब है? दैट मीन्स एक्स और वाई की सिर्फ और सिर्फ एक ही वैल्यू निकल के आएगी जिसके लिए दोनों ही इक्वेशन हमारा जो है सेटिस्फाइड होगा। दैट मीन्स सिस्टम ऑफ इक्वेशन में जितने भी नंबर ऑफ इक्वेशन हो उन सब में एक्स एंड वाई की वही वाली वैल्यू रखने से उसका आंसर हमारा आता है निकल के जो राइट हैंड साइड में है। दैट मीन्स वो सिस्टम शुड सेटिस्फाई, दैट मीन्स इक्वेशन शुड गेट सेटिस्फाइड, तो उसे हम कहते हैं कि यूनिक सोल्यूशन। बट इस केस में ऐसा भी होता है कि हमारे पास इनफाइनाइट नंबर ऑफ मेनी नंबर ऑफ सोल्यूशन आ जाए। ठीक है, तो जब मेनी नंबर ऑफ सोल्यूशन आता है तब भी तो यहाँ क्या हो रहा है? सोल्यूशन तो दोनों ही केस में आ रहे हैं। तो इस केस में हम कहते हैं कि सिस्टम कंसिस्टेंट है, बट अगर यूनिक है तो दैट मीन्स विथ यूनिक सोल्यूशन। और जब इनफाइनाइट नंबर ऑफ सोल्यूशन है तो हम बोलते हैं कंसिस्टेंट विथ इनफाइनाइट नंबर ऑफ सोल्यूशन। सो सिंपल, यही सारी चीजें हैं। अब जब हमारे पास पहले मैट्रिसेस और डिटरमिनेंट नहीं थे तो हमने देखा था कि हाउ टू चेक द कंसिस्टेंसी एंड इनकंसिस्टेंसी ऑफ दैट सिस्टम ऑफ इक्वेशन। डू यू रिमेंबर? हमारे पास कुछ इस तरह का होता था। अगर a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल्स टू 0 होता था हमारे पास, एंड a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल्स टू 0 होता था, राइट? तो इस केस में हम क्या कहते थे? अगर हमारे पास a1 अपॉन a2 वॉज नॉट इक्वल्स टू b1 अपॉन b2, रेशियो ऑफ x एंड y वाला जो होता है इसके सामने का जो कांस्टेंट है उसका जब हम लेते हैं यहाँ रेशियो, तो इस केस में क्या होता था? हम कहते थे कि जो सिस्टम है वो हमें यूनिक सोल्यूशन दे रहा है। दैट मीन्स सिस्टम वाज कंसिस्टेंट। क्लियर? यू रिमेंबर दैट? हमने ऐसे सॉल्व किया हुआ है। अगर हमारे पास कुछ इस तरीके का होता था कि a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 एंड दिस इज ऑल्सो इक्वल टू c1 अपॉन c2, तो इस केस में आप ही मुझे बताओ कि क्या मतलब है? इस केस में मतलब है कि दोनों ही जो इक्वेशन है वो रिप्रेजेंट कर रहा है सिर्फ और सिर्फ एक ही लाइन को। दैट मीन्स दोनों जो लाइन है एक दूसरे को कोइंसाइड कर रहे हैं। और पहले केस में क्या हो रहा था? अगर जो एक लाइन है, अगर रेशियो यहाँ पे इक्वल नहीं हो रहा था तो इस केस में हम कहते थे कि अगर ये एक लाइन है और दूसरा लाइन ये है, दैट मीन्स दे आर इंटरसेक्टिंग ईच अदर एट ओनली वन पॉइंट, दैट्स व्हाई वी गॉट द यूनिक सोल्यूशन। कंसिस्टेंट है विद द यूनिक सोल्यूशन। इस केस में क्या हो रहा है? अगर ये सपोज एक लाइन है,
ये वाला सपोज एक लाइन है, तो इस लाइन के लिए हम अगर दूसरी लाइन को जब चेक कर रहे हैं, रेशियो अगर इक्वल है, दैट मीन्स दैट इज ऑल्सो द सेम लाइन, दैट मीन्स एक दूसरे को कोइंसाइड करता है, दैट मीन्स हाउ मेनी पॉइंट्स पे वो कट कर रहा है एक दूसरे को, इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट पे, दैट मीन्स वी आर गेटिंग इनफाइनाइट नंबर ऑफ सोल्यूशन, isn't it? यही मतलब है। तो दैट मीन्स इन दिस केस ऑल्सो द सिस्टम इज कंसिस्टेंट बट विथ इनफाइनाइट नंबर ऑफ सोल्यूशन। क्लियर? नाउ द थर्ड वाज द केस कि जब a1 अपॉन a2 होता था, इट इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 होता था, बट इट इज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2 होता था। तो इस केस में हम क्या कहते थे? आप ऐसे भी देख के सोचो, यहाँ की अगर सिर्फ c1 और c2 हमारा यहाँ पे रेशियो में इक्वल नहीं है, दैट मीन्स इट इज करेक्ट, क्रिएटिंग टू पैरेलल लाइंस। तो जब हम टू पैरेलल लाइंस की बात करते हैं तो इसका क्या मतलब है? ये कहीं भी एक दूसरे को कोइंसाइड नहीं करता, कहीं भी इंटरसेक्ट नहीं करता, कहीं मीट नहीं करता, दैट मीन्स इसका कोई सोल्यूशन ही नहीं होगा। तो इस केस में वी यूज्ड टू से कि हमारे पास नो सोल्यूशन आता था, तो सिस्टम हो जाता था इनकंसिस्टेंट। क्लियर? ये तो हम बात करते थे जब हमारे पास मैट्रिसेस और डिटरमिनेंट नहीं होते थे और हमारे पास बस दो ही अननोन और दो यहाँ पे इक्वेशन होते थे। बट सोचो कि अब हमारे पास इनफाइनाइट नंबर ऑफ इक्वेशन आ गए अगर, और इनफाइनाइट नंबर ऑफ यहाँ पे हमारे पास आ गए हैं अननोन्स, तो उस केस में क्या आप ऐसे रेशियो निकालते रहोगे और ऐसे सॉल्व करेंगे? नो, इन दैट केस वी नीड दैट मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट। कैसे? जस्ट लुक एट द एग्जांपल। अगर हमारे पास है a1x प्लस b1y प्लस c1z इक्वल्स टू d1, then second equation is a2x plus b2y plus c2z equals to d2 and a3x plus b3y plus c3z equals to d3। सोचो कि हमारे पास तीन अननोन है, तीन इक्वेशन है, आपको मैक्सिमम तीन अननोन और तीन इक्वेशन तक ही जाना है, दैट्स व्हाई आई हैव टेकन द एग्जांपल लाइक दिस। ठीक है, तो अगर इस तरह का सिचुएशन है, देन हाउ टू फाइंड आउट कि क्या होगा सोल्यूशन एंड कैसे हम बताएंगे कि जो सिस्टम है वो कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है? सो सिंपल। देखो, इस इक्वेशन को, सिस्टम ऑफ इक्वेशन को इनफैक्ट मैं अगर लिखना चाहूं तो क्या मैं लिख सकती हूँ इसे ax इक्वल्स टू b? इतने सिंपल तरीके से क्या लिख सकते हैं? ये तभी लिखा जा सकता है जहां हम मान लेते हैं कि जो a है वो क्या है, a1 b1 c1, a2 b2 c2 and a3 b3 c3, that means it is a matrix of order 3 cross 3। ओके, अगर हमने a को अज्यूम कर लिया है दिस मैट्रिक्स एंड b को, यहाँ पे x को अज्यूम कर लिया हमने एक कॉलम मैट्रिक्स विथ x y z एज एन एलिमेंट। क्लियर? एंड जो b मैट्रिक्स है वो हमें देता है रिजल्ट जो कि है यहाँ पे d1 d2 d3। अगर हमने ऐसे अज्यूम कर लिया इन द फॉर्म ऑफ मैट्रिसेस, नाउ टेल मी कि क्या ये इक्वेशन करेक्ट है? इसको लिख सकते हैं सिस्टम ऑफ इक्वेशन को लाइक दिस, जस्ट चेक, a1x प्लस b1y प्लस c1z इक्वल्स टू d1, यही तो है हमारा पहला इक्वेशन। सिमिलरली द सेकेंड इक्वेशन और थर्ड इक्वेशन वी कैन राइट, बिकॉज हियर इट इज 3 क्रॉस 3, ये क्या है 3 क्रॉस 1 और द रिजल्ट इज ऑल्सो हियर 3 क्रॉस 1। तो वी कैन सी इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये दोनों इक्वल होना चाहिए और रिजल्ट होगा दिस 2, तो यही हमारे पास आ रहा है। अंडरस्टूड? तो दैट मीन्स दिस कैन बी रिटन लाइक दिस। ओके, नाउ जस्ट सी, अगर हम इसे ऐसे लिख सकते हैं तो हमें क्या निकालना होता है? जनरली जब हमें इसे सॉल्व करना होता है तो उसका क्या मतलब है कि x की वैल्यू निकालनी है, दैट मीन्स हमारे पास जितने भी अननोन है उन सबकी वैल्यू निकालनी होती है सोल्यूशन के लिए। तो देखो यहाँ से कि अगर हम इसे सॉल्व करना चाहें तो क्या हम ऐसे लिख सकते हैं, दिस इज ax इक्वल्स टू b, राइट? तो अगर हम दोनों साइड a इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दे तो वी विल गेट व्हाट, a इनवर्स ax इक्वल्स टू a इनवर्स b। जैसे हमने प्री मल्टीप्लाई किया है तो बोथ साइड हमें प्री मल्टीप्लाई ही करना होता है। सो नाउ जस्ट चेक कि a इनवर्स इंटू a क्या होता है, नथिंग बट i इंटू x क्या होता है, x ओनली, सो वी कैन राइट हियर x एंड दैट विल बी व्हाट, इक्वल्स टू a इनवर्स b। तो कैन यू सी कि x की वैल्यू हम कैसे निकाल सकते हैं? बाय मल्टीप्लाइंग a इनवर्स एंड b। और a इनवर्स आप सबको पता है कि a इनवर्स जो होता है वो होता है अपने पास 1 अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ a इनटू एडजॉइंट ऑफ a। नाउ यू ऑल नो कि कैसे हम एडजॉइंट ऑफ a निकालते हैं और कैसे हम डिटरमिनेंट ऑफ a निकालते हैं। सो बाय यूजिंग दिस वी कैन आराम से फाइंड आउट x, y एंड z की वैल्यू। क्लियर? तो अब देखते हैं कि इस केस में हम कैसे पता करेंगे कि सिस्टम जो है कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट। जस्ट चेक, हमारे पास अब आएगा दो कंडीशन। ठीक है, तो पहला केस जो है
वो कहता है कि जब हमारे पास जो डिटर्मिनेंट ऑफ ए है इट इज नॉट इक्वल टू 0, जैसे अगर डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू 0 दैट मीन्स द मैट्रिक्स ए इज व्हाट, नॉन सिंगुलर, और जब नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होता है तो दैट मीन्स डिटर्मिनेंट ऑफ ए नॉट 0, और नॉट 0 दैट मीन्स ए इनवर्स एग्जिस्ट, और ए इनवर्स एग्जिस्ट करने का मतलब क्या है कि ए इनवर्स हमेशा यूनिक होता है। अगर ए इनवर्स यूनिक हुआ तो दैट मीन्स ए इनवर्स इनटू बी भी यूनिक होगा, दैट मीन्स वी आर गेटिंग व्हाट, a unique solution. Clear? That is, in this case A is non-singular matrix. Thus क्या होगा हमारे पास, system of equation is consistent with unique solution, isn't it? क्योंकि हमारे पास ए इनवर्स आ रहा है और ए इनवर्स आएगा तो ऑफ कोर्स वो हमें देगा यूनिक इनवर्स। सो अगर यूनिक इनवर्स को हम मल्टीप्लाई करें किसी मैट्रिक्स के साथ बी के साथ तो ऑफ कोर्स वो हमें क्या देगा, यूनिक सोल्यूशन। सो दैट्स व्हाई इन द फर्स्ट केस जहां पे हमारे पास डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू 0 आ रहा है तो हम बोलते हैं कि सिस्टम कंसिस्टेंट है विथ यूनिक सोल्यूशन। अब देखो केस 2, जबकि ऐसा कुछ सिचुएशन आ जाए जब हमारे पास डिटर्मिनेंट ऑफ ए जो है वो 0 आ जाए तो इस केस में आप बोलोगे कि ये इनकंसिस्टेंट, नो, देन इन दिस केस हमें दो चीजों का ध्यान रखना होगा। सबसे पहली बात तो ये समझ में आ गया कि जो मैट्रिक्स ए है इज सिंगुलर, ठीक है, यू ऑल नो द नेम, ठीक है, चलो ए सिंगुलर आ गया। अब इस केस में तो हमें दिख रहा है कि ए इनवर्स एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, ठीक है, तो इस केस में हम क्या करते हैं, हमें चेक करना होगा कि व्हाट विल बी एडजॉइंट ऑफ ए इनटू बी। अब एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी की जब हम वैल्यू निकालेंगे तो चेक करेंगे कि क्या ये 0 है। अगर ये 0 है तब तो हम बोल सकते हैं कि जो सिस्टम है, सिस्टम ऑफ इक्वेशन जो होगा वो दोनों ही हो सकता है। दैट मीन्स इट कैन बी कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। अगर इनकंसिस्टेंट है तो ये होगा नो सोल्यूशन, ओके। अगर कंसिस्टेंट है तो यहाँ पे दो चीजें आ सकती हैं कि एक तो होगा कि यूनिक सोल्यूशन आएगा हमारे पास या तो फिर आ जाएगा इनफाइनाइट नंबर ऑफ सोल्यूशन, ओके। दोनों ही केसेस यहाँ पे पॉसिबल है। बट अगर हमारा एडजॉइंट ऑफ ए जो है इनटू बी इज नॉट कमिंग 0, नहीं 0 आ रहा है तो इसका क्या मतलब है कि देखो ये तो हमारा 0 है, अब ये वाला 0, यू रिमेम्बर एक चीज जो हमने की थी यहाँ पे कि एडजॉइंट ऑफ ए को जब मल्टीप्लाई किया था हमने ए के साथ तो ये क्या आता था, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई, डू रिमेम्बर दैट, ठीक है। तो यहाँ से देखो कि अगर डिटर्मिनेंट ऑफ ए 0 है तो 0 इंटू 0 0 ही होता है। अगर ये वाला भी 0 होगा तभी दोनों इक्वेशन हमारा सेटिस्फाई हो रहा है, दोनों साइड, लेफ्ट हैंड साइड विथ राइट हैंड साइड, तभी इस केस में वो एग्जिस्ट करेगा। बट एज कि यहाँ पे 0 नहीं आ रहा है तो हम क्या बोलेंगे, द सिस्टम of equation will be inconsistent. अगर inconsistent है that means solution does not exist. ओके तो इस केस में हमारा सोल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता है, दैट मीन्स नो सोल्यूशन एंड द सिस्टम इज इनकंसिस्टेंट। क्लियर, दैट मीन्स हमें दो चीजें ध्यान में रखनी है। सबसे पहले जैसे ही हमें किसी इक्वेशन को बताना है कि कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट तो फर्स्ट थिंग व्हाट वी हैव टू डू, सबसे पहले हमें ए को देख लेना है कि क्या है वो ए, उसके बाद डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालना है। अगर हमारा डिटर्मिनेंट ऑफ ए 0 नहीं आता है तो आराम से बोल दो कि नाउ द सिस्टम ऑफ इक्वेशन इज योर कंसिस्टेंट, ठीक है, कंसिस्टेंट होगा और विथ यूनिक आंसर, यूनिक सोल्यूशन। क्यों, बिकॉज डिटर्मिनेंट ऑफ ए 0 नहीं है, दैट मीन्स ए इनवर्स एग्जिस्ट करता है। इट शुड बी बिहाइंड योर माइंड, आपको ये अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए क्यों ऐसा होता है, ठीक है। बट मेनली जो हमें करना है सोल्यूशन के लिए क्या करना है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए चेक करना है। डिटर्मिनेंट ऑफ ए जैसे ही चेक किया नहीं आ रहा है 0 तो हम बोल देंगे कंसिस्टेंट विथ यूनिक सोल्यूशन, दैट्स ऑल। अगर डिटर्मिनेंट ऑफ ए आता है हमारा 0 तो बस हम उसके बाद क्या करेंगे, तुरंत से आंसर नहीं देंगे, वी हैव टू चेक द एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी। जैसे ही हमने एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी किया, चेक किया, अगर ये 0 नहीं आ रहा है तो सिस्टम इज इनकंसिस्टेंट विथ नो सोल्यूशन, दैट मीन्स कोई सोल्यूशन नहीं होगा, इनकंसिस्टेंट है तो। अब अगर ये भी 0 आ रहा है देन वी कैन से दैट सिस्टम कैन बी कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। तो ये आपके सिलेबस में नहीं है, सो यू जस्ट डोंट हैव टू गिव दैट फोकस। आप में बस उतने ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे जिसमें कि हमारे पास यूनिक सोल्यूशन हो या तो फिर इनकंसिस्टेंट हो, तो उसके लिए हमें ये चेक करना होगा और ये हमेशा आपके पास नहीं 0 के बराबर ही आना चाहिए।
ओके अगर आता है देन यू कैन जस्ट राइट कि सिस्टम कैन बी कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। अगर आप फर्दर पढ़ाई करते हो तो यू विल अंडरस्टैंड कि कैसे हम चेक करते हैं, कि उसके बाद कैसे हम चेक करेंगे कि अगर कंसिस्टेंट है या नहीं कंसिस्टेंट है, और अगर कंसिस्टेंट है तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ सोल्यूशन होंगे या यूनिक सोल्यूशन होंगे। ओके सो यू डोंट हैव टू वरी अबाउट द सेकंड केस, ओनली यू हैव टू जस्ट फोकस ऑन द फर्स्ट केस दिस वन एंड सेकंड केस का ये वाला पार्ट। ओके दीज आर इंपॉर्टेंट फॉर यू। ओके सो नाउ जस्ट सॉल्व दिस क्वेश्चन डिपेंडिंग अपॉन दिस सिस्टम ऑफ इक्वेशन की कैसे हम सॉल्व करते हैं। ओके तो चलो यहाँ पे क्या है हमारे पास सिस्टम ऑफ इक्वेशन, वी कैन सी x + 2y = 2, 2x + 3y = 3। सो वी कैन राइट, तो कैसे हमने स्टार्ट करना है, वी कैन राइट एज, कैसे लिख सकते हैं, ax = b, दैट्स ऑल। वेयर यू कैन जस्ट राइट हियर, वेयर a is your, क्या है हमारा 1 2 and then 2 3, then x is here, x and y, and the b matrix is here, क्या है ये, जो 2 and 3 है राइट हैंड साइड में, that's all। okay so now as ax = b है, therefore x can be written as a inverse into b। okay here क्या है, सबसे पहले हमें चेक करना होगा डिटर्मिनेंट ऑफ a, so डिटर्मिनेंट ऑफ a is what, 1 × 3 that is 3, -2 × 2 is what, 4, that it is -1, और -1 जो है ऑफ कोर्स वो 0 के बराबर नहीं है, therefore क्या होगा हमारे पास, सिस्टम हमें चेक करना है कि कंसिस्टेंट है या नहीं है, तो आप आराम से मुझे बताओ कि क्या होगा, परफेक्ट, दैट्स व्हाई वी कैन से दैट द सिस्टम ऑफ equations is consistent with unique solution। करेक्ट, आ गया हमारे पास कि कैसे हम चेक करते हैं, बस कुछ नहीं, इसको इस फॉर्म में लिख दो ax = b के फॉर्म में, एंड देन दिखा दो कि क्या है a, क्या है x, क्या है b। उसके बाद हमें बस चेक करना है कि व्हाट इज योर डिटर्मिनेंट ऑफ a। जैसे ही हमने निकाल लिया डिटर्मिनेंट ऑफ a एंड दैट इज नॉट कमिंग एज 0, आराम से वी कैन से दैट द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस इज कंसिस्टेंट विथ यूनिक सोल्यूशन, दैट्स ऑल। सो नाउ लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 2 and here our next question, that is question number 2। let's see इसमें हमें क्या करना है, examine the consistency of the system of equation। similar question, that means यहाँ पे भी हमें वही concept जो आपने अभी देखा है, समझा है कि कैसे चेक करते हैं, वही सब कुछ यूज करके यहाँ बताना है कि सिस्टम क्या है, कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है। सो इजी, तो चलो स्टार्ट करो, मुझसे पहले आंसर बताओ मुझे। सो वी कैन राइट given system of equations as, कैसे लिख सकते हैं, ax = b, where we should always start the question like this। तो इसमें आपके कोई भी चांसेस नहीं जाते हैं गलती करने के, ठीक है। तो चलो where a is what, just write down 2 - 1 1 1, done। then x is here what, आपको पता है जो भी अननोन है, 2 ही अननोन है यहाँ, तो I can write here just x y, and b will be what, जो हमारे पास राइट हैंड साइड में होता है, that is 5 and 4, that's all। तो चलो हमारे पास ये फॉर्म आ गया है। now what to do, you know कि as ax = b है, this implies कि a inverse, so this implies what, that x will be here a inverse into b। now अब हमें निकालना है डिटर्मिनेंट ऑफ a, तो वो क्या है हमारे पास, this 2 × 1 minus plus 1, that is 3, and of course it is not equal to 0, right? So as the determinant of a is not equals to 0, so therefore we can say what, the given system of equations is correct, consistent तो है with correct unique solution। अब तो आप सबको पता है कि हाउ यूनिक सोल्यूशन, बिकॉज डिटर्मिनेंट ऑफ ए जो आ रहा है वो नॉन जीरो आ रहा है, दैट मीन्स ए जो है यहाँ पे नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है और हमारा ए इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, और ए इनवर्स जब एग्जिस्ट करता है तो उसी का मतलब है कि वो यूनिक होता है, और यूनिक है तो उसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे हम किसी मैट्रिक्स को तो ऑफ कोर्स वो भी यूनिक होगा, तो हमें क्या मिलेगा आंसर, यूनिक। सो दैट्स व्हाई वी आर गेटिंग हियर कंसिस्टेंसी विथ यूनिक सोल्यूशन, that's all। now let's move to question number 3 and here our next question, that is question number 3। यहाँ पे भी हमें वैसे ही चेक करके बताना है, तो चलो फटाफट लिखते हैं और सॉल्व करते हैं। so we can write, क्या लिख सकते हैं जल्दी से बताओ, करेक्ट ax = b, और जहाँ पे क्या है हमारा a,
वेयर ए इज हियर, देख के बताओ इक्वेशन को, सिस्टम ऑफ इक्वेशन को, इनफैक्ट 1 3 एंड देन 2 6. व्हाट विल बी डिटरमिनेंट ऑफ ए? क्विकली टेल मी. करेक्ट, 0. व्हाई? ऐसे नहीं कि मल्टीप्लाई करके, ऐसे भी देख के बताओ. देखो फर्स्ट रो सेकेंड रो क्या है, एक दूसरे के प्रोपोर्शनल. और मैंने बताया था आपको जब मैट्रिसेस वाला चैप्टर हमने किया था और इसको बहुत बार डिस्कस किया था कि कोई भी रो या कॉलम अगर एक दूसरे के प्रोपोर्शनल होता है तो डिटरमिनेंट तो 0 होता ही है, और जो मैट्रिक्स है वो क्या कहलाता है? सिंगुलर मैट्रिक्स. और उस केस में ए इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता. अगर ए इनवर्स एग्जिस्ट ही नहीं करेगा तो व्हाट वी विल से कि हमारे पास सोल्यूशन ही नहीं एग्जिस्ट करेगा. और जब सोल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करेगा तो हम क्या बोलेंगे? इनकंसिस्टेंट. बट अलॉन्ग विद दैट वी हैव टू चेक वन मोर थिंग. डू यू रिमेंबर? डोंट डू दैट मिस्टेक जो अभी मैंने यहाँ पे आपको बताया कि इस तरह से आप कर सकते हो डायरेक्टली. क्या है वो? जस्ट सी. सबसे पहले तो ये लिख देते हैं, उसके बाद मैं बताती हूँ आपको. दिस इज एक्स एंड वाई एंड बी इज हियर व्हाट? दिस इज 5 8. ओके डन. चलो ये लिख दिया. अब दिस इंप्लाइज व्हाट? डिटरमिनेंट ऑफ ए इज कमिंग एज 0. चलो इस तरह से लिख देते हैं 6 - 6 दैट इज 0. जैसे ही ये 0 लिखा, दिस इंप्लाइज व्हाट? ए इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट. ठीक है, ओके. तो क्या हम डायरेक्टली यहीं पे बोल दें कि ऐसे एग्जिस्ट नहीं कर रहा है तो हम बोल सकते हैं कि नो सोल्यूशन एग्जिस्ट? नो. व्हाई? मैंने आपको क्या बताया था, जब डिटरमिनेंट ऑफ ए 0 नहीं आता था तब तो यूनिक सोल्यूशन एक ही लाइन में बोल दिया, कंसिस्टेंट है यूनिक सोल्यूशन. बट जब हमारे पास डिटरमिनेंट ऑफ ए 0 आता था तो उसके अंदर हम दो चीजें करते थे चेक. क्या करते थे? हमें चेक करना होता था नाउ adjoint of A correct into B we have to check. Do you remember? इसके बाद ही हम बताते थे, इसको चेक करते थे. दो चीजें बात आती थी सामने निकल के. एक की अगर adjoint of A into B was not coming as 0 तभी हम बोलते थे कि सिस्टम इनकंसिस्टेंट है with no solution. बट अगर ये 0 आ जाता था then we have to say कि सिस्टम can be inconsistent और inconsistent. राइट. और कंसिस्टेंसी में भी दो कंडीशन अराइज हो सकते हैं उस केस में कि अदर हमारे पास यूनिक सोल्यूशन होगा या तो फिर इनफाइनाइट नंबर ऑफ सोल्यूशन होंगे. ओके, सो दैट्स व्हाई ये वाला बहुत ही इंपॉर्टेंट है. डोंट डू दैट मिस्टेक कि इसके बाद ही हमने कर दिया और बोल दिया कि डज नॉट एग्जिस्ट. ठीक है, और ये इनवर्स, चलो ये तो लाइन सही है, बट इसके बाद अगर आप बोल दोगे कि सोल्यूशन डज नॉट एग्जिस्ट दैट विल बी रॉन्ग स्टेटमेंट. तो डोंट डू दैट मिस्टेक. हमेशा याद रखो कि इसके बाद हमें ये वाला स्टेप तो करना ही करना है कि एडजॉइंट ऑफ ए इनटू बी निकालना है. तो चलो निकालते हैं. तो क्या हो जाएगा? एडजॉइंट ऑफ ए एज कि ये 2x2 मैट्रिक्स है, आप इमीडिएटली निकाल सकते हो. तो टेल मी दिस विल बी व्हाट? एक्सचेंज द डायगोनल एलिमेंट. तो दिस इज 6 1 और जो बचे हुए रहते हैं उसमें हमें माइनस साइन लगाना होता है. तो दिस इज -3, हियर इट इज -2. दैट्स ऑल. मल्टीप्लाई करना है बी के साथ. तो दिस इज 5 8. चलो फटाफट मल्टीप्लाई करके देखो कि क्या आ रही है वैल्यू. 6 × 5 क्या होता है? 30 -24. हियर इट इज -10 then plus 8. okay, tell me the value. 0 नहीं आ रहा है, that's all. यहाँ पे -2 है. okay, and this is of course not equals to the null matrix, so therefore what we can say? अब बताओ अब क्या लिखेंगे हम? ये 0 नहीं आया तो of course लेफ्ट हैंड साइड वाला राइट हैंड साइड के इक्वल नहीं आ रहा है, तो हम क्या बोलेंगे? सिस्टम is not inconsistent. that means inconsistent है with no solution. so now we can say therefore the system of equations is inconsistent and has no solution. करेक्ट. कोई भी सोल्यूशन नहीं है. ऐसे भी अब जो पिछली कहानी आपने पढ़ी हुई है उससे भी देख लो कि क्या आ रहा है हमारे पास. x + 3y है, 2x + 6y है. दैट मीन्स, और यहाँ पे दोनों ही जो कांस्टेंट है वो क्या है? अलग है, डिफरेंट है. दैट मीन्स यहाँ पे a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 वाला केस है, बट इट इज नॉट इक्वल टू c1/c2 वाला केस है. दैट मीन्स दोनों ही जो लाइन है वो पैरेलल टू ईच अदर है. पैरेलल टू ईच अदर है मतलब कहीं भी हमें कोई सोल्यूशन नहीं मिलेगा. तो ऑफ कोर्स ये क्या होगा? इनकंसिस्टेंट विथ नो सोल्यूशन. दैट मीन्स इट हैज नो सोल्यूशन. क्लियर? अंडरस्टूड? दोनों ही तरीके से कैसे हम इसके थ्रू भी चेक कर लेते हैं और डायरेक्टली भी चेक कर सकते हैं. चलो तो अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. नाउ इन क्वेश्चन नंबर 4 आल्सो वी हैव टू चेक अबाउट द कंसिस्टेंसी ऑफ द सिस्टम ऑफ इक्वेशन. द डिफरेंस इज व्हाट? यहाँ जो हमारे पास सिस्टम ऑफ इक्वेशन है, यहाँ पे है हमारे पास 3 अननोन और 3 इक्वेशन. दैट इज द ओनली डिफरेंस. अदरवाइज सब कुछ एज इट इज है. तो चलो फटाफट से हम इसको लिखते हैं. पहले तो फॉर्म ऑफ ax इक्वल्स टू b के. चलो सो वी कैन राइट as
what? Ax equals to B, where what is A? Tell me quickly. A जो है हमारे पास वो है अपना 3x3 का मैट्रिक्स होगा, and here it is 1 1 1 in the first row, okay, and the second row 2 3 2, fine. Then the third row is A 2 A, so A 2 A, that's all, okay. This is your A matrix. Then X will be what here? यहाँ पे है 3 unknown, तो X Y Z in the column matrix we have to write. ठीक है, हमें इस तरीके से लिखना होता है किसी इक्वेशन को, सो दैट जब मल्टीप्लाई करें तो सेम इक्वेशन के फॉर्म में आ जाए. दैट्स व्हाई हियर वी हैव चूजन कि x जो है, x को आप एक रो मैट्रिक्स भी चूज कर सकते हो, ओके, नो प्रॉब्लम इन दैट, बट इन दैट केस इस तरीके से फॉर्म में आप नहीं लिख पाओगे, सो दैट्स व्हाई इट इज हियर रिक्वायर्ड कि हम इसे कॉलम मैट्रिक्स में लिखें. ठीक है, तो चलो x इज हियर दिस, एंड b जो है वो भी अपना कॉलम मैट्रिक्स बन जाएगा. दिस इज 1 2 4, डन. ये सारी बातें क्लियर हो गई. अब हमें क्या करना होता है, सबसे पहले यहाँ पे x इक्वल्स टू हमने b लिया है, तो ऑफ कोर्स दिस इम्प्लाइज व्हाट कि जो x होगा अपना वो हो जाएगा a इनवर्स b. तो a इनवर्स b के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ इनकंसिस्टेंसी चेक करने के लिए कि डिटर्मिनेंट ऑफ a निकालते हैं. तो चलो डिटर्मिनेंट ऑफ a निकालते हैं. क्या हो जाएगा, जस्ट टेल मी. ये है अपना, चलो मल्टीप्लाई करते हैं. आप प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट भी यूज कर सकते हो, बट एज यहाँ पे देखो कि ज्यादा कुछ मल्टीप्लाई करने को है नहीं, सो यू कैन डू डायरेक्टली ऑल्सो. तो चलो अगर हमने किया तो क्या मिल गया हमारे पास, 1 इंटू 3 इंटू 2 दैट इज 6a माइनस 2a माइनस 1 प्लस माइनस होता था, यू रिमेंबर, सो दिस इज 4a माइनस 2a देन प्लस 1, ये क्या हो जाएगा अपना 2a माइनस 3a, सो 2a माइनस 3a, दैट्स ऑल. चलो इसको सॉल्व करके बताओ. दिस इज 4a माइनस 2a देन हियर इट इज व्हाट माइनस a, करेक्ट, डन. चलो तो दिस इज 4a माइनस 3a, सो व्हाट वी आर गेटिंग a, एंड ऑफ कोर्स दिस इज नॉट इक्वल टू 0. तो जैसे ही आ गया, सो सिंपल, अब तो हमें आगे कुछ करना ही नहीं है, डायरेक्टली व्हाट वी कैन से करेक्ट. देयरफॉर द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस is consistent with correct unique solution, with unique solution. क्यों? बिकॉज हमारे पास A इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, और जब A इनवर्स एग्जिस्ट करता है तो हमें हमेशा यूनिक सोल्यूशन ही मिलता है. सो दैट्स व्हाई व्हाट वी कैन से दैट सिस्टम इज कंसिस्टेंट विथ यूनिक सोल्यूशन. So now let's see question number 5. और ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 5. यहाँ पे भी हमें वैसे ही कंसिस्टेंसी चेक करनी है फॉर द गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन. अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी हमारे पास क्या है, 3 इक्वेशन, तो दैट मीन्स हमारे पास जो मैट्रिक्स होगा वो 3x3 का बनेगा A मैट्रिक्स. तो चलो लिख देते हैं यहाँ पे क्या होगा अपना Ax एंड B. सो हियर वी मे राइट Ax इक्वल्स टू B, where क्या है अपने पास A will be here. Tell me, यहाँ पे ध्यान से देखने वाली बात है, बिकॉज जो सी इसमें 3 अननोन दिख रहे हैं, बट यहाँ पे आपको 2 ही अननोन दिख रहे हैं, तो दैट मीन्स क्या कि ये 2x2 का मैट्रिक्स हो गया? नहीं, एज यू कैन सी कि दैट मीन्स जब भी हमने बोला है सिस्टम ऑफ इक्वेशन, तो दैट मीन्स अगर पहले वाले में 3 अननोन है और यहाँ पे भी आप देख रहे हो कि y z है, x नहीं है, यहाँ पे x y है, z नहीं है, तो इसका मतलब ये कभी भी नहीं है कि इसको हम 2x2 बोल देंगे कि सिर्फ पहले वाला 3x3 में आएगा, बाकी दोनों 2x2 में आएंगे. नो, अगर हम इसका कोफिशिएंट 0 रख दे तो हमारी बात बन सकती है ना, इजंट इट? 0 इंटू एक्स क्या हो जाता है? 0. तो वही चीज हमें यहाँ करनी है. यहाँ पे क्या हो जाएगा, 0 इंटू जेड कर दो तो वो हमारा z वाला पार्ट 0 हो जाएगा. तो सेम थिंग वी हैव टू राइट. सो दिस इज व्हाट 3 माइनस 1 माइनस 2. नाउ हियर इट इज व्हाट x का कोफिशिएंट इज नथिंग, सो दैट्स व्हाई वी कैन राइट 0. देन हियर इट इज 2 माइनस 1. देन हियर x का कोफिशिएंट इज 3, y का कोफिशिएंट इज माइनस 5, z का कोफिशिएंट z इज नॉट देयर, सो दैट्स व्हाई वी हैव टू राइट 0. क्लियर? अंडरस्टूड कैसे लिखना है? चलो बहुत ही सिंपल था. अब x को हमने अज्यूम कर लिया है क्या, x y z जितनी भी अननोन है, और b को हमने क्या अज्यूम कर लिया है, जो यहाँ पे राइट हैंड साइड में, दैट इज 2 माइनस 1 3. सो 2 माइनस 1 3, दैट्स ऑल. यही है हमारे पास पूरी कहानी. अब कुछ नहीं है, सबसे पहले हमें क्या करना है, डिटर्मिनेंट ऑफ a निकालना है. सो डिटर्मिनेंट ऑफ a या तो प्रॉपर्टी यूज करो, प्लस माइनस कुछ भी करके एक को 0 बना दो और फिर करो, या तो फिर डायरेक्टली एक्सपैंड करो, बिकॉज 0 हमें दिख रहा है तो दैट मीन्स हमारा कैलकुलेशन ऐसे भी लेस है. तो चलो 3, देन इट इज 0 माइनस 5, बिकॉज माइनस माइनस प्लस हो जाता है, देन माइनस माइनस प्लस 1 हो गया अपने पास. देन हियर इट इज व्हाट 0 माइनस माइनस प्लस 3, देन हियर इट इज माइनस 2
मल्टीप्लाइड बाय देयर इट इज 0 -6, तो क्या वैल्यू आ रही है, -5 है तो -15 हो गया, प्लस यहाँ पे 3 हो गया और यहाँ पे माइनस माइनस प्लस 12 हो गया। ठीक है, तो हमारे पास बच रहा है 12 + 3, अरे ये तो 0 आ रहा है। सो जैसे ही ये 0 आ रहा है तो हम क्या बोलेंगे, द सिस्टम, अभी हम कुछ नहीं बोल सकते हैं, बस इतना बोल सकते हैं कि जो मैट्रिक्स ए है वो सिंगुलर मैट्रिक्स है और यहाँ ए इनवर्स हमारा एग्जिस्ट नहीं कर रहा। दैट मीन्स हम सोल्यूशन के बारे में अभी भी नहीं बता सकते हैं कि क्या होगा, क्या वो कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है। उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, करेक्ट एडजॉइंट ए इनटू बी चेक करना होता है। नाउ एडजॉइंट ऑफ ए इनटू बी चेक करेंगे हम, है ना। तो एडजॉइंट ऑफ ए इनटू बी वी नीड टू चेक। ठीक है, अब एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी चेक करना है तो सबसे पहले तो हमें एडजॉइंट ऑफ ए निकाल लेना होगा। तो एडजॉइंट ऑफ ए आपको क्या पता है कि कैसे निकालते हैं, यू ऑल रिमेंबर नाउ। इसके पीछे तो हमने बहुत सारे क्वेश्चंस देखे हैं, बहुत सारे सोल्यूशन किए हैं उसके, तो चलो अब पहले एडजॉइंट ऑफ ए निकालते हैं। सो हियर व्हाट विल बी योर एडजॉइंट ऑफ ए, यू रिमेंबर ये क्या होता था अपना, करेक्ट कोफैक्टर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज। तो चलो सबसे पहले कोफैक्टर मैट्रिक्स निकालो जल्दी जल्दी। तो दिस इज 0 -5, ठीक है, दैट मीन्स यहाँ पे -5 होगा तो -5 ही लिखेंगे। देन हियर इट इज 0 माइनस माइनस प्लस 3 हो जाएगा, बट हियर माइनस साइन के साथ आएगा सो -3 हो जाएगा। रिमेंबर प्लस माइनस ऐसे वाला साइन हम फॉलो करते थे। ठीक है, नाउ हियर इट वाज 0 -6, so this is -6 only. Next here it is what 0 माइनस here 10, तो ये हो जाएगा -10, बट यहाँ प्लस साइन होता है तो +10 हो गया। देन हियर इट इज व्हाट, ये हो जाएगा अपना, ये वाला आप डिलीट करो तो इसको क्या मिलेगा यहाँ पे 0 माइनस हियर माइनस माइनस +6, तो ये हो गया अपना +6। देन हियर इट इज, ये वाला डिलीट करो तो -15 और माइनस कितना हो जा रहा है, माइनस माइनस +3, सो -15 +3 होता है अपना -12, बट माइनस साइन के साथ होगा तो +12 हो गया। देन हियर इट इज माइनस माइनस 1, तो इट इज 1 ओनली, माइनस माइनस +2 × 2 4, तो दिस इज 5, प्लस माइनस प्लस, तो दिस इज 5 ओनली। ओके, सो नाउ यहाँ पे क्या आ जाएगा, 3 × -1 -3, 0 है तो -3 बट माइनस साइन के साथ, तो दिस इज 3। देन हियर इट इज व्हाट 3 × 2 6 है, 6 ओनली, so it is this का transpose, don't forget that. So now what we are getting, -5 -3 -6, then 10 6 12 5 3 6, so this is our adjoint of A. आफ्टर दिस क्या करना है हमें, अब हमें निकालना है adjoint of A into B। तो यहाँ से हम देख सकते हैं अब क्या हमारे पास आ रहा है, therefore adjoint of A इंटू बी का मतलब क्या है, जो भी वैल्यू आपने निकाली है एडजॉइंट ऑफ ए की उसको लिख दो एज इट इज। दिस इज -5 -3 6, 5 -3 -6, देन हियर इट इज 10 6 12, 10 6 12, देन हियर इट इज 5 3 6, सो 5 3 6 को मल्टीप्लाई हमें किससे करना है, बी मैट्रिक्स से, तो बी वाज हियर 2 -1 3, सो 2 -1 3, कुछ नहीं है, बस फटाफट मल्टीप्लाई करो। बताओ क्या होगा, पहले तो ऑर्डर बता दो, ऑर्डर क्या होगा, देखो ये है हमारा 3 × 3, ये 3 × 1, तो ऑफकोर्स 3 × 1 ही होगा, तो दिस इज 5 × 2 -10 हो रहा है, देन -10 एंड देन प्लस यहाँ पे कितना आ जा रहा है 15। ओके डन। नेक्स्ट हमारा सेकेंड रो में क्या हो जाएगा, -3 × 2 -6, देन इट इज -6 अगेन, देन +9, देन अगेन यहाँ पे क्या है -12, देन -12, देन +18, तो हमारे पास क्या वैल्यू आ रही है, -20 + 15, तो माइनस यहाँ पे 5 आ रहा है, -12 है +3 है, दैट मीन्स -3 आ रहा है, देन हियर इट इज -6, सो व्हाट वी आर गेटिंग -5 -3 6 वैल्यूज में कुछ मतलब नहीं है, बस ओनली द थिंग इज दैट दिस शुड नॉट बी इक्वल टू 0। अगर ये 0 के बराबर नहीं है तो क्या हो गया, ये लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड में पास 0 0 नहीं आ रहा है, तो हम क्या बोलेंगे, द सिस्टम इज इनकंसिस्टेंट एंड हैज नो सोल्यूशन, दैट्स ऑल। सो हियर वी कैन राइट हेंस द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस is inconsistent and has no solution.
दैट्स ऑल। दैट मीन्स हमने यहाँ पे क्या किया, देखो डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकाला, वो 0 आ गया। जैसे ही डिटर्मिनेंट ऑफ ए 0 आता है उसके बाद हम चेक करते हैं एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी। एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी हमने जब चेक किया दैट मीन्स उसके लिए एडजॉइंट ऑफ ए निकालना होगा। एडजॉइंट ऑफ ए निकाला, मल्टीप्लाई किया बी के साथ, वैल्यू निकाली, वो 0 नहीं है, दैट मीन्स नल मैट्रिक्स नहीं आ रहा है। तब हम बोल सकते हैं कि यहाँ पे जो सिस्टम है वो इनकंसिस्टेंट होगा एंड नो सोल्यूशन होगा। क्लियर? ठीक है, तो अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 6 एंड हियर इज नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 6। यहाँ पे भी हमें वैसे ही चेक करना है कंसिस्टेंसी ऑफ द गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन। यहाँ पे भी हम देख सकते हैं कि हमारे पास 3 अननोन है, 3 इक्वेशन है। तो चलो लिख दे इसको, वी कैन राइट ax equals to b where a is what, चलो मैट्रिक्स को लिख दो, दिस इज 3 क्रॉस 3 मैट्रिक्स। क्या होगी वैल्यूज, 5 - 1 4, 5 - 1 4, then 2 3 5, so 2 3 5 in the second row, third row 5 - 2 6, 5 - 2 6, done। And here x will be what, you all know कि now here it is 3 unknowns, so that's why x y z, and b will be what, b होगा अपना 5 2 - 1 in the column matrix। चलो ये हो गया। अब क्या करना है, कुछ नहीं, सबसे पहले हमें डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकाल लेना है, उसके बाद की कहानी शुरू होगी। तो चलो डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या कर सकते हैं, या तो आप प्रॉपर्टी यूज करो तो डायरेक्ट करो। तो यहाँ पे वैसा कुछ ज्यादा टफ वाला है नहीं, मल्टीप्लाई आराम से कर सकते हो। अगर यही होता है यहाँ पे 238 239 ऐसे टाइप के टर्म्स होते, नंबर्स होते, तब आपको यहाँ यूज करना चाहिए था डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टीज को, बट यहाँ की बहुत सिंपल है मल्टीप्लीकेशन, तो यू कैन डू। तो चलो लिखते हैं वैल्यू, सो दिस इज व्हाट 6 × 3 18 हो जाएगा, माइनस यहाँ पे माइनस प्लस 5 दूनी 10 होता है। तो चलो देन यहाँ पे माइनस माइनस हो जाएगा +1 और ये हो जाएगा आपका 6 × 2 12, -5 × 5 इज 25, करेक्ट। देन +4 आ गया यहाँ पे, ये क्या हो जाएगा -4, माइनस आ गया अपना 15। अब चलो सबको लिख देते हैं वैल्यूज। 28 × 5 कितना हो जाता है 140, देन हियर इट इज व्हाट, प्लस था तो यहाँ पे माइनस है, तो दिस इज योर -13, सो यहाँ पे प्लस ना होके -13 होगा। चलो मैंने लिख दिया, तो चलो -13 ऐसे लिख देते हैं। Now it is what, -19 × 4, this is -76। चलो तो ये क्या हो गया एक्चुअल में 140, नाउ माइनस यहाँ पे हो गया आपका 9 है यहाँ, और दिस इज 789, सो व्हाट वी आर गेटिंग, -89 है 140 है, सो द आंसर इज हियर 51 एंड 51 इज ऑफ कोर्स नॉट इक्वल टू 0। तो जैसे ही हमारे पास डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू 0 हो जाता है तो बहुत इजी हो जाता है, इजंट इट। हम आराम से बोल सकते हैं कि ए इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है, तो ऑफ कोर्स ये सिस्टम जो होगा वो कंसिस्टेंट होगा। सो दिस इंप्लाइज ए इनवर्स एग्जिस्ट, ठीक है। देयरफॉर द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस इज कंसिस्टेंट with correct unique solution। That's all, done। Okay, so now we will move to the last question of today's video, that is question number 7 and here is the last question of today's video। Let's see यहाँ पे क्या करना है, solve system of linear equations using matrix method। Okay, देखो अभी तक हमने चेक किया था कि क्या system of equation जो है वो consistent है या inconsistent है। अब हमें यहाँ सॉल्व करना है सिस्टम को, दैट मीन्स हमारे पास ये भी चेक करना होगा कि कंसिस्टेंट है तभी हम सॉल्व कर सकते हैं। अगर इनकंसिस्टेंट है तो हम क्या कर सकते हैं, बस बोल सकते हैं कि नो सोल्यूशन, इजंट इट। तो उस केस में हमारे पास सोल्यूशन ही नहीं होगा। दैट मीन्स वी हैव टू सॉल्व द गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन। सेम फंडा जो आपको मैंने समझा दिया है स्टार्टिंग के ही वीडियो में कि क्या करना है, कैसे चेक करना है और कैसे सॉल्व करना है, यू ऑल नो नाउ। तो चलो फटाक से इसको पहले लिख लेते हैं। सो वी कैन राइट, क्या लिख सकते हैं, द गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन को ax इक्वल्स टू b के फॉर्म में, जहाँ पे हमारा जो a है वो क्या है, टेल मी। अब मैट्रिक्स एज की वी कैन सी यहाँ पे 2 ही इक्वेशन है, 2 अननोन है, तो वी कैन जस्ट राइट 2 × 2 मैट्रिक्स। तो यहाँ एलिमेंट होगा 5 2 देन 7 3। देन हमारे पास जो x मैट्रिक्स होगा वो अननोन मैट्रिक्स का, उसमें है बस 2 ही अननोन, तो x एंड y। एंड जो b मैट्रिक्स है वो क्या है अपने पास 4 and 5, so we can write here only 4 and 5, that's all, clear। अब देखो हमारे पास ये कुछ आ गया है, अब क्या करना है, सबसे पहले हमें निकालना होगा डिटर्मिनेंट ऑफ ए। अगर डिटर्मिनेंट ऑफ ए हमारा क्या होता है, नहीं 0 आता है तभी हम बोलेंगे कि यूनिक सोल्यूशन है, फिर हम निकालेंगे। अगर 0 आ गया तो हमें चेक करना होगा एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी।
है ना। तो सबसे पहले डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकाल लो ऐसे क्वेश्चंस में। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या है यहाँ पे, 15 minus 72 is 14, that is 1, and of course it is not equals to 0, so therefore A inverse exists। जैसे ही एग्जिस्ट करेगा तो हम बोल सकते हैं कि हमारे पास होगा यूनिक सोल्यूशन, हेंस द सिस्टम ऑफ इक्वेशन will have unique solution। अब वो क्या यूनिक सोल्यूशन होगा वो तो आपको बताना है मुझे। क्या करते हैं हम लोग, therefore x can be written as A inverse B, और A inverse आपको पता है कि कैसे निकालना है, and here A inverse सबसे पहले निकाल लो। A inverse will be what, 1 upon determinant of A into correct adjoint of A, राइट यही होता है अपने पास। तो चलो adjoint of A निकालते हैं। तो पहले हमें क्या करना होगा, 1 upon determinant of A क्या है, वो 1 है, that means 1 upon 1, no need of writing also, then also चलो fine। अब 2 cross 2 मैट्रिक्स है, adjoint of A is so simple, कैसे निकालते हैं, एक्सचेंज करते हैं डायगोनल एलिमेंट। so this is 3 5, जो बचे हुए डायगोनल में होता है उसमें बस साइन चेंज कर देते हैं। so this is -2 -7, that's all। so therefore हमारे पास जो होगा अपना x वो क्या हो जाएगा, A इनवर्स इंटू B। A इनवर्स की जगह हम आराम से बस लिख सकते हैं 3 - 2 - 7 5, मल्टीप्लाई करेंगे B मैट्रिक्स के साथ, उसमें क्या है एलिमेंट 4 and 5। सो व्हाट यू विल गेट, ये हो जाएगा अपना 3 × 4 दैट इज 12, -5 × 2 इज 10, नाउ -7 × 4 तो दैट इज ये क्या हो जाएगा -28, देन +25। तो वी आर गेटिंग हियर कितना आ रहा है 2 - 3। सो जैसे ये 2 - 3 आया, इसका क्या मतलब है, x का मतलब यहाँ पे क्या है एक्चुअल में, दिस इज x एंड y। तो हम जब दो मैट्रिक्स को इक्वेट करते हैं तो क्या करते हैं, करेक्ट एलिमेंट वाइज हम कंपेयर करते हैं पोजीशन में। तो दिस इज व्हाट, दिस इम्प्लाइज कि जो x की वैल्यू है वो है 2 एंड जो y की वैल्यू है वो है -3। सो दिस इज द सोल्यूशन ऑफ, दैट मीन्स यूनिक सोल्यूशन, इन फैक्ट द यूनिक सोल्यूशन ऑफ दिस गिवन इक्वेशन। क्लियर, समझ में आ गई बात कि कैसे हम चेक करते हैं कि यूनिक सोल्यूशन है और वो सोल्यूशन कैसे निकालते हैं। यूनिक होगा तो आराम से आप A इनवर्स के थ्रू तो निकाल ही सकते हो, बिकॉज A इनवर्स ही आपको देता है यूनिक आंसर। तो दैट्स व्हाई वी विल गेट लाइक दिस। सो आई एम श्योर कि आपको ये सारे क्वेश्चंस कंसिस्टेंसी के ऊपर जो थे बहुत अच्छे से समझ में आए हैं, आपको अच्छे से पता चल रहा है कि हाउ टू चेक द कंसिस्टेंसी एंड इनकंसिस्टेंसी और क्या है उसके पीछे का फंडा, एंड हाउ टू फाइंड आउट द यूनिक आंसर और दैट मीन्स सोल्यूशन ऑफ द गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन। सो डोंट फॉरगेट, दिस इज लर्नो हब, अ फ्री लर्निंग प्लेटफॉर्म, फ्री है पर बेस्ट है। थैंक यू और हमारे साथ बने रहो।